नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। अगले 1 घंटे तक हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो इंडिया के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सियासत और ज्यादा तेज हो गई। अलवर में आज बड़े बड़े साधु संत सड़कों पर उतरे। आखिर कौन है मंदिर तोड़ने का गुनहगार? क्या है मंदिर तोड़ने के पीछे की सियासत? ये पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको आगरा के ताजमहल लिए चलेंगे, जहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या से आए एक संत को ताजमहल में जाने से रोक दिया गया और उनका आरोप है कि भगवा वस्त्र की वजह से उन्हें ताजमहल में नहीं जाने दिया गया। जो तीसरी स्टोरी में बात होगी भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के एक ऐसे मिशन की जिससे यूक्रेन की चूल्हे हिल गई हैं। आपको दिखाएंगे पुतिन के ऑपरेशन नाजी से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आखिर में दिखाएंगे पाकिस्तान की सीमा से 6.5 घंटे की दूरी पर मौजूद पोखरण में भारत का दम। 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया, उससे पाकिस्तान और चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं। पहले बात राजस्थान की। राजस्थान के अलवर में आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। मंदिर गिराने के खिलाफ साधु संतों ने पैदल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में इलाके के सांसद बालकनाथ के साथ कई हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी गहलोत सरकार का इस्तीफा मांग रही है और साधु संत फिर से मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब सरकार के लिए मुश्किल यह है कि अगले साल राजस्थान में चुनाव है और साधु संत गुस्से में हैं। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये गया मंदिर पूरा। हम जरा भी भगवान में जो भरोसा करते हैं, परमात्मा में, वो कुछ चुप नहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। राजस्थान के अलवर में आज बड़े बड़े साधु संत निकले थे सड़कों पर, सरकार और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए। कोई मध्य प्रदेश से पहुंचा था, कोई दिल्ली से, तो कोई हरियाणा से। इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में संत भी थे और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी वाले भी थे और सब के सब यही बोल रहे थे कि 16 अप्रैल को अलवर में जो हुआ है उसमें सरकार और प्रशासन सबकी हिस्सेदारी है। राजस्थान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी। इस प्रदर्शन को लीड बीजेपी कर रही थी और सबसे आगे सांसद बालकनाथ थे। आज भी बालकनाथ ने राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को घेरा। उन्होंने अशोक गहलोत से एक बार फिर इस्तीफा मांगा। इस प्रकार से तुष्टीकरण की लगातार कर रही है, हिंदू समाज इसको सरकार अपनी हरकतों से बाज आई। हमने जो हमारी मांगे थे कि जो भी अधिकारी हैं उनको सबके सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए और जिस प्रकार से हमारे अलवर के सांसद में गौशाला को तोड़ा गया, उसका भी पुनर्निर्माण कराया। पिछले 5 साल में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ साधु संत भी सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बुलडोजर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन राजस्थान में बुलडोजर चलाकर कांग्रेस फंस गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का सरकार से एक ही सवाल था, मंदिर पर बुलडोजर क्यों? विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 300 साल पुराना जो हम सबका आस्था का केंद्र है, मंदिर को तोड़कर गौरव पथ का नाम लेकर के जो इन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की। हम कोई भी हिंदुस्तानवादी जो हिंदू राष्ट्र में, हम जरा भी भगवान में जो भरोसा करते हैं, परमात्मा में, वो कुछ चुप नहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। अलवर के कंपनी बाग से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही लोग कमिश्नर के दफ्तर पर ज्ञापन देने पहुंचे, माहौल गर्म हो गया।
हजारों लोग थे, नारेबाजी हो रही थी और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगी थी। लोग इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस इस भीड़ को दफ्तर के बाहर रोकना चाहती थी। इस प्रदर्शन और हल्ला बोल के जरिए बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि राजस्थान सरकार हिंदू विरोधी है। अशोक गहलोत की कुर्सी को हिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर 17 अप्रैल को चलाया गया था, लेकिन ये बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अलवर में गौशाला पर भी बुलडोजर चल गया। इसलिए इस भीड़ में वो सब लोग शामिल हैं जिसका बुलडोजर से नुकसान हुआ है। लिहाजा अब ये मुद्दा नहीं है कि मंदिर को किसने गिराया, अब मुद्दा ये है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मंदिर को कब बनाएगी, मंदिर को गिराने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी और जिन लोगों के घरों को बिना नोटिस के तोड़ा गया उन्हें मुआवजा कब तक मिलेगा। जब एक साधारण व्यक्ति की हत्या पर भी धारा 302 की मुकदमा चलता है तो हमारे यहाँ पर कानून में मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, उनको एक पर्सन का दर्जा है, उनके नाम पर भूमि होती है, उनके नाम पर संपत्ति होती है, जायदाद होता है, उनके नाम पर ट्रस्ट होता है। वो एक विधिक व्यक्तित्व है। जब एक विधिक व्यक्तित्व के आधार को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से उसका वध किया जा रहा है, आरे से उसको काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, तो क्या उन पर धारा 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? जहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पुराने लोगों के मकान टूटे हैं, उनके जो इतने सालों के पुरखों के मकान हैं, जिसके अंदर बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये भी एक हमारी मांग है। राजस्थान सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि सियासत इतनी गर्मा जाएगी, लेकिन जब से मंदिर को गिराया गया तब से वहां भजन कीर्तन हो रहा है और मंदिर बनाने की मांग हो रही है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस नाजुक मसले पर खुद को पाक साफ दिखाए, लेकिन बीजेपी जानती है कि गहलोत फंस गए। पर यहाँ तो जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने का काम कर रही है और एक कुल मिलाकर हिंदू समाज के लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है राजस्थान की सरकार। ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है, चाहे करौली का दंगा हो चाहे बाकी विषय। फिलहाल सरकार ने उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जिन्हें वो बुलडोजर वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन बीजेपी गहलोत के इस्तीफे पर अड़ी है। राजस्थान में चुनाव है, इसलिए ये प्रदर्शन और ये शोर अभी और गूंजेगा। तो सवाल ये है कि अशोक गहलोत इस हल्ला बोल को शांत कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो बात थी अलवर की, लेकिन अलवर से 165 किलोमीटर दूर आगरा में भी हंगामा बरपा है। आगरा में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताजमहल में भगवा कपड़े पहनकर जाने पर एंट्री बैन है। दरअसल अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके भगवा वस्त्र की वजह से उन्हें ताजमहल में जाने नहीं दिया गया, जबकि एएसआई का कुछ और ही कहना है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद एक संत की ताजमहल में एंट्री को लेकर है। ताजमहल के बाहर खड़े ये हैं अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य। अपने 3 शिष्यों के साथ ये ताजमहल देखने पहुंचे। ताजमहल देखने के लिए टिकट भी ले लिया। मंगलवार शाम 5:30 बजे जैसे ही वो ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एंट्री के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने इन्हें रोक दिया। अब सवाल उठता है कि जगत गुरु परमहंस को टिकट लेने के बावजूद ताजमहल के अंदर जाने से क्यों रोका गया। इसका जवाब खुद परमहंस ने दिया। परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके भगवा वस्त्र की वजह से उन्हें ताजमहल में घुसने नहीं दिया गया। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके ब्रह्मदंड को बाहर ही रखने को कहा। महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ताजमहल क्यों देखना चाहते थे, इसके मकसद का भी उन्होंने खुलासा किया। परमहंस ने दावा किया कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, जहां दबी शिवलिंग को वो देखने पहुंचे थे। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है।
तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। विवाद बढ़ने पर पुरातत्व विभाग भी हरकत में आया। एएसआई ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। घटना के वक्त तैनात सुरक्षा कर्मियों से बात भी की। सीसीटीवी को भी खंगाला गया। अपनी प्राथमिक जांच के बिना पर एएसआई ने भगवा वस्त्र की वजह से परमहंस आचार्य को ताजमहल में जाने से रोकने के आरोप को बेबुनियाद बताया। कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लॉकर में रखवा दें या वहां रख दें या बाहर कहीं रख दें। वो जाएं, ताजमहल देखें, वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल पे दोनों तरफ से जो प्रवेश होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होने के नाते फ्रिस्किंग होती है। किसी बैग में भी किसी तरह का छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। तो संभवतः उसी चीज को देखते हुए सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको रोका होगा और उनसे आग्रह किया था कि इसको छोड़ करके आप जाइए। वस्त्र को लेकर के मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, एएसआई के किसी भी स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है। एएसआई का कहना है कि वो इस मामले की और गहराई से जांच करा रहा है, लेकिन इस घटना के बाद हिंदुवादी संगठन आक्रोशित है। उन्होंने एएसआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस प्रदेश के मुखिया स्वयं भगवा पहनते हो, वहां एक भगवा की नो एंट्री, ये कितना दुखद विषय है। किसी न किसी रूप में संतों के साथ जो गलत कृत्य होते हैं वो सामने आ ही जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं था। ये कोई ताजमहल के नोट्स में नहीं लिखा हुआ है कि आप भगवा पहनेंगे तो आपको ताजमहल में एंट्री नहीं दी जाएगी। लिहाजा प्रदेश की सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जिन्होंने इस तरीके के कृत्य किए हैं उनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। लेकिन इस घटना के अगले ही दिन बुधवार की सुबह राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर अपने शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें भगवा वस्त्र और धनुष दंड की वजह से नहीं रोका गया। नहीं, हमें तो नहीं रोका गया। कल पता नहीं क्यों रोका गया है, इनकी नॉलेज में नहीं होगी या उनको नॉलेज में नहीं होगी, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमें अंदर तक ले जाने। कई हिंदुवादी संगठन ताजमहल को तेजो महल कहते हैं। वो इसे शिवजी का मंदिर कहते हैं। अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का भी विवादों से पुराना नाता है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, ईसाई और मुसलमानों की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर परमहंस आचार्य ने जल समाधि लेने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था और वे जल समाधि नहीं ले सके थे। अब ताजमहल में एंट्री को लेकर एक और विवाद उनके साथ जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ताजमहल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। इसे दुनिया के बड़े अजूबों में से एक माना जाता है और ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बहुत ही अहम है। इसलिए ताजमहल में एंट्री के वक्त कई चीजों पर पाबंदी है। हम आपको बताते हैं ताजमहल के अंदर क्या ले जा सकते हैं और किन चीजों पर पाबंदी है। किसी भी तरह का हथियार जैसे पिस्टल, राइफल, तमंचा, कोई भी अस्त्र शस्त्र जैसे कि गोलियां, गोला बारूद, तलवार, लाठी डंडे, इस तरह की कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। चाकू, तेज धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ जिससे कि आग लगने का खतरा हो, यह आप साथ में नहीं ले जा सकते। इसके अलावा खाना भी नहीं ले जा सकते। टॉफी और चॉकलेट भी साथ में नहीं ले जा सकते। धूम्रपान, माचिस, शराब, तंबाकू, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर पहले ही बता दिया जाता है कि ये प्रतिबंधित है, ये अंदर नहीं जाएंगी। इसके अलावा गुटखा, तार, किसी तरह का कोई हेडफोन, मोबाइल का चार्जर, इलेक्ट्रिक सामान, कैमरा ले जा रहे हैं तो कैमरे का ट्राइपॉड, ड्रोन कैमरा, अगर इस तरह की चीजें आप ले जा रहे हैं तो इस पर प्रतिबंध है। किसी भी देश का झंडा और प्रचार की बात लिखे कपड़े या बैनर, इन पर भी प्रतिबंध है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंधित हैं, ताजमहल के अंदर उन्हें नहीं ले जा सकते, ये हमने आपको विस्तार से दिखाया है। अब
आपको यह भी बताते हैं कि किन चीजों को आप ताजमहल के अंदर ले जा सकते हैं। क्या क्या ले जा सकते हैं यह भी जरा जानिए। पानी की बोतल, प्यास लगेगी पानी पीजिए, कैमरा ले जाइए, फोटोग्राफी कीजिए, मोबाइल फोन भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब ताज की नाइट व्यूइंग होती है, यानी कि रात में आप ताज का दीदार करते हैं, उस दौरान मोबाइल फोन और वीडियो कैमरा भी अंदर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा भगवा या किसी भी धार्मिक वस्त्र पर कोई रोक नहीं है। और अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सियासत की बिसात पर राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे फिट कर रहे हैं ताकि ये मोहरे वोट बैंक में इजाफा कर दें। लेकिन कांग्रेस के लिए उसके नेताओं की बयानबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने कई राज्यों में हुई हिंसा पर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। न खाता न बही, दिग्विजय ने मन की कही। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। कांग्रेस की जांच एजेंसी है दिग्विजय। ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मुसलमान, पैसा और पत्थर, सियासी टक्कर। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए। बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। भारत की राजनीति की धुरी हुआ करती थी कांग्रेस। भारत की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है। आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। आरोप है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन नेताओं का है जिनके विवादास्पद बयानों ने समय समय पर कांग्रेस को चोट पहुंचाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की गिनती भी ऐसे ही नेताओं में होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाने वाले दिग्विजय सिंह की जुबान विवादों का पिटारा कब खोल दे पता ही नहीं चलता। तो इस बार भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा मच गया। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए न सिर्फ सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, न सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत को धार देने की कोशिश की, बल्कि पत्थरबाजों को संरक्षण देते नजर आए। तो सुनिए दिग्विजय सिंह ने नीमच में ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा मच गया। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसके बाद करूंगा। यूक्रेन में जंग चल रही है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक लड़ाई रूस के अंदर भी चल रही है? राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया हुआ है और इसका खुलासा खुद पुतिन ने ही किया है। मॉस्को में इस ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। क्या है यह खुफिया ऑपरेशन? किसके खिलाफ है यह ऑपरेशन? देखिए पुतिन के ऑपरेशन नाजी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बिल्डिंग के बाहर रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के कमांडो गाड़ी से उतरते हैं। पलक झपकते ही कमांडोज की टीम बिल्डिंग में मौजूद एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाती है। हथियारों और सभी सुरक्षा उपकरणों से लैस कमांडोज को देखकर साफ लग रहा है कि ये किसी बड़े मिशन पर आए हैं। दरवाजे को खटखटाते हैं और इसके बाद शुरू होता है रूस की FSB का ऑपरेशन नाजी।
इस वीडियो को रूस की सरकारी मीडिया RIA यूनिवर्सिटी ने टेलीग्राम चैनल पर जारी किया है। आखिर ये लोग कौन हैं जिन्हें FSB रेड कर गिरफ्तार कर रही है? आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक और कमरे में FSB की रेड। FSB कमांडर उसी अपार्टमेंट के एक और कमरे के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो हथौड़े से वार कर लॉक को तोड़ दिया गया। कमरे के अंदर एक अर्धनग्न शख्स मौजूद था। FSB ने उसे दबोचकर बेड पर गिरा दिया। अब आपको रूसी एजेंसी के इस खुफिया ऑपरेशन की पूरी कहानी और डिटेल बताते हैं। इस ऑपरेशन का खुलासा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पुतिन का दावा है कि रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 के होस्ट और वरिष्ठ पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियोव की हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई है। पकड़े गए 6 लोग नाजी आतंकी हैं जो रूस के ही नागरिक हैं और जो सोलोवियोव की हत्या करने आए थे। सोलोवियोव रूस और पुतिन के कट्टर समर्थक हैं और टीवी पर हमेशा पुतिन का गुणगान करते हैं। На первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы. अब सवाल उठता है कि रूसी टीवी पत्रकार सोलोवियोव की हत्या की साजिश क्यों रची गई? इसका जवाब भी पुतिन ने दिया। पुतिन का दावा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, पश्चिमी देश और यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। लेकिन FSB ने साजिश को नाकाम कर दिया। FSB ने पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। FSB ने वीडियो में वो सबूत भी दिखाए जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पकड़े गए किलर नाजी आतंकी हैं। रूस का दावा है कि अपार्टमेंट में रेड के दौरान बरामद सामानों में पिस्टल, चाकू, राइफल, कलाई पर बांधने वाला नाजी निशान स्वास्तिक के निशान वाला लॉकेट, स्वास्तिक के निशान वाला टी-शर्ट बरामद हुआ है। FSB का यह भी दावा है कि कमरे से हिटलर की तस्वीर भी मिली है। साथ में यूक्रेन के 6 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश आतंकी वारदात पर उतर आए हैं। वो रूस की मीडिया को दहशत में डालकर रूसी समाज को बांटना चाहते हैं। Которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы у наших партнеров в США и в लेकिन कई एक्सपर्ट रूस के इस ऑपरेशन को फर्जी और छल बता रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन वीडियो और जारी तस्वीरों ने ही पुतिन के ऑपरेशन नाजी की पोल खोल दी। सबसे पहले स्वास्तिक के निशान वाले टी-शर्ट को देखिए। एक्सपर्ट का कहना है कि ये टी-शर्ट बिल्कुल नए हैं और इनकी क्रीज बता रही है कि इन्हें पैकिंग से फ्रेश निकाला गया है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्तिक निशान वाले टी-शर्ट को प्लान किया गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह है द सिम्स वीडियो गेम के 3 पैकेट। द सिम्स मशहूर वीडियो गेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कमरे में 3 वीडियो गेम का क्या काम। एक्सपर्ट का कहना है कि FSB एजेंट्स को 3 सिम कार्ड रखने को कहा गया होगा, लेकिन उन्होंने ऑर्डर को ठीक से नहीं समझा और गलती से सिम कार्ड की बजाय द सिम्स वीडियो गेम के 3 पैकेट रख दिए।
लेकिन रूस अपने दावे पर कायम है। रूस ने अपार्टमेंट से पकड़े गए किलर्स का वीडियो बयान भी जारी किया है। जारी बयान में आरोपी कबूल रहे हैं कि वो रूस के सरकारी मीडिया के अहम पत्रकारों की हत्या करने आए थे। उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम भी बताए। हालांकि पहचान छिपाने के लिए सभी आरोपियों का चेहरा धुंधला कर दिया गया है। टीवी पत्रकार सोलोवियोव ने भी दावा किया कि यूक्रेन उनकी हत्या करवाना चाहता है क्योंकि वो यहूदी हैं। हालांकि यूक्रेन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पुतिन के बाद अब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बात। अपनी घातक मिसाइलों से दुनिया को डराने वाले किम जोंग उन ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिससे हड़कंप मच गया। एक समारोह के दौरान किम ने न सिर्फ अपनी परमाणु मिसाइलों का मुजाहरा किया, बल्कि यह कसम भी खाई कि अब वो अपनी एटमी ताकत में तेजी से इजाफा करेंगे। हालांकि पश्चिमी मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि किम जिन मिसाइलों के दम पर हुंकार भर रहे हैं, क्या वो असली हैं? किम जोंग उन ने खाई सबसे बड़ी कसम। 이번 사명은 전쟁을 억제함에 있지만 어떤 세력이든 조선민주주의인민공화국과의 परेड में तानाशाह ने दिखाया परमाणु दम। 불태의 군욕이자 국권이고라는 천리를 안고 국방력 강화에 피어린 길을 헤쳐온 조선노동당의 영웅입니다। प्योंगयांग से अमेरिका को सीधी धमकी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सेना की 90वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा था। मंगलवार की रात यहां लोगों का हुजूम अपने शासक का इस्तकबाल कर रहा था। सफेद कपड़ों में किम जोंग उन भी अपनी आवाम का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही किम ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया, दुनिया एक बार फिर सहम उठी। 전쟁을 억제함에 있지만 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 우리의 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박되어 있을 수는 없습니다। जी हाँ, सही सुना आपने। समय समय पर अपनी मिसाइल पावर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश करने वाले किम जोंग उन ने इस बार कसम खाई है कि वो परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाएंगे। किम ने कसम खाई है कि वो परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाएंगे। किम ने कसम खाई है कि परमाणु हथियारों की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। तो किम जोंग उन ने अपनी कसम को साबित करने के लिए परेड में विध्वंसक मिसाइलों का मुजाहिरा भी पेश किया। ऐसी विध्वंसक मिसाइलें जिनके बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि ये अमेरिका तक तबाही मचा सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या किम जोंग उन रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठा रहे हैं? क्या किम इस दौरान अपनी परमाणु ताकत में इजाफा कर रहे हैं? उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच 2019 से कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध जस के तस लगे हुए हैं, जिनसे उसकी आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन किम अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे। किम जोंग उन लगातार ऐसे परीक्षण कर रहे हैं जिनसे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया चिंता में है। उत्तर कोरिया इस साल अब तक 13 बार अलग अलग मिसाइलों और घातक हथियारों का परीक्षण कर चुका है। खबरें तो यहां तक हैं कि किम जोंग उन परमाणु परीक्षण करने के लिए एक मैदानी इलाके में बड़ी सुरंग भी बनवा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल के आखिर यानी सितंबर या अक्टूबर में उत्तर कोरिया
इस सुरंग में परमाणु परीक्षण कर सकता है। पिछले 10 सालों से उत्तर कोरिया पर राज कर रहे किम जोंग उन अपने देश की ताकत बढ़ाने में परमाणु हथियारों का ऐसा जखीरा तैयार कर रहे हैं जो महाविनाश का सबब बन सकता है। किम जोंग उन ज्यादा से ज्यादा परमाणु मिसाइल बनाकर अमेरिका और जापान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। 아시아 태평양 지역 이제 침략군 기지들을 관역으로 삼은 기동을 비합한 लेकिन पश्चिमी मीडिया सवाल उठाता रहा है कि क्या किम की एटमी मिसाइलें नकली हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और पश्चिमी मीडिया कई बार किम की मिसाइल पावर पर सवाल उठा चुकी हैं। इनका मानना है कि किम परेड में डमी मिसाइल दिखाकर दुनिया को खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जाता है कि किम की मिसाइलों की मारक क्षमता बहुत कम है। उनकी मिसाइलें जापान सागर में जाकर गिर जाती हैं, जबकि उत्तर कोरिया दावा करता है कि उसकी मिसाइलें अलास्का तक बर्बादी का गुबार ला सकती हैं। प्रोपेगेंडा पश्चिमी मीडिया कर रहा है या फिर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन? सच कौन बोल रहा है, अमेरिका या उत्तर कोरिया? इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर किम की परमाणु कसम खोखली ना निकली तो दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.